मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फर्जी आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना? बढ़िया, बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी के दौरे पर जाएंगे। देशव्यापी अभियान के तहत अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव पुलिस ने नशे के खिलाफ शुरू किया निजात अभियान। विभिन्न स्पर्धाओं के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर रहेंगे। वे लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर बौद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। वे पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री वहां लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अनुदान प्राप्त निकाय है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में भी बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। इस दिन को आशीर्वाद दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। लुम्बिनी वह पवित्र स्थान है जहां रानी महामाया देवी ने लगभग 623 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। सम्राट अशोक ने वहां अपना एक स्मारक स्तंभ खड़ा किया था। यह स्थल अब बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। लुम्बिनी नेपाल के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन सन 2013 में किया गया था। यह परिसंघ दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक मंच के तौर पर काम करता है। कोरोना के खिलाफ जारी अभियान के तहत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तहत पूरे देश में 4 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए गए हैं, जबकि 3 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में 2,878 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। लंबे अंतराल के बाद कल राजधानी रायपुर में कोरोना का एक नया मरीज सामने आया। वहीं प्रदेश के 27 जिलों में कल कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इस समय प्रदेश में कोरोना के 28 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के साप्ताहिक कार्यक्रम के पहले दिन मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने लोगों से अपील की कि वे खुद नशे से दूर रहें तथा अपने आसपास अन्य लोगों को भी नशे से बचाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर राजनांदगांव की उप पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने बताया कि इन दिनों राजनांदगांव पुलिस द्वारा नारकोटिक्स और अवैध नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा निजात कार्यक्रम चालू किया गया है। ये एक जागरूकता अभियान है और कार्रवाई अभियान भी है, जिसमें अवैध नशा और नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज अभी एक सप्ताह के लिए 14 से लेके 20 तारीख तक हम लोग ने कुछ चित्रकला प्रतियोगिता और कहते डांस का कंपटीशन, फैंसी ड्रेस वगैरह और मेहंदी कंपटीशन रखे गए हैं। उसके तहत आज मेहंदी कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बहुत विभिन्न वर्गों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये कार्यक्रम 20 तारीख तक चालू रहेगा।
इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान आने वाले 6 दिनों में राजनांदगांव जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में स्थानीय सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि नशे के खिलाफ इस अभियान को बड़े पैमाने पर सफल बनाया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से गरियाबंद जिला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे गांव में 5-5 युवाओं को चुनकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय डॉक्टरों की मदद से इन युवाओं को दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के विभिन्न उपाय बताए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले के प्रमुख मार्गों पर 50 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी स्थानों पर नजदीकी मददगार युवकों के फोन नंबर बोर्ड पर लगाए गए हैं ताकि दुर्घटना होने पर इन कार्यकर्ताओं को बुलाकर मदद ली जा सके। दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए कल जिला कलेक्टर नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेट्रोलिंग वाहन 24 घंटे प्रमुख मार्गों पर अपनी सेवाएं देगा। पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 200 ग्रामीण युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा के सभी सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं। या मदद नहीं मिल पाता तो ऐसे जो लड़के हैं गांव के जो हमें अच्छा मदद करते हैं उनका नाम हमने इसने बोर्ड में अंकित किया है। उसमें उनका नंबर है। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस बोर्ड का नंबर देख के उसको सहयोग के लिए सहायता के लिए बुला सकता है ताकि उसकी मदद किया जा सके। इसलिए इस हिसाब से इसको तैयार कर पूरे जिले में लगाया जा रहा है। श्री ठाकुर ने बताया कि जिले में दुर्घटना की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर रेडियम पेंट वाले साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि रात के समय वाहन चलाने वालों को दूर से ही मोड़ या अन्य संकेतों की जानकारी भी मिल सके। लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए बिलासपुर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक लंबित मामलों को राजीनामा के जरिए सुलझाया गया। वहीं देश के अन्य स्थानों पर मौजूद प्रतिवादियों से संबंधित मामलों का निराकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत अब तक विभिन्न अदालतों में 1.25 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। बिलासपुर के लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों के समाधान के साथ ही नगद मुआवजा राशि के निर्णय भी पारित किए गए। इस अवसर पर न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा कि अदालतों में अनेक वर्षों से लंबित प्रकरणों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। आप ये इसमें समझ सकते हैं नेशनल लोक अदालत इतनी गर्मी में 45 डिग्री में आप भीड़ देखिए। लोगों को अपना जो लिटिगेशन से मुक्ति का जो इच्छा है उसी से मालूम चलता है। और जब तक समाज रहेगा लिटिगेशन झगड़ा रहेगा, पर झगड़े को निपटारे के लिए एक ये रास्ता है ताकि दोनों पार्टी दोनों जो लिटिगेंट है वो सेटिस्फाई होके जाए, क्योंकि कोई इसमें अपील नहीं होती। नहीं तो नेशनली जो रहती है एक पार्टी हारे एक पार्टी जीते जो अपील होती, फिर अपील का लिटिगेशन चलता है, उसमें दोनों से इनसे छुटकारा मिल जाता है और इसीलिए इतने लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह कोरिया जिले में भी कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 16,000 से ज्यादा प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें से 13,000 से ज्यादा प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने बताया कि अधिकांश मामलों में आपसी सहमति के आधार पर निर्णय दिए गए। इसी तरह शासन से जुड़े प्रकरणों का भी तत्काल समाधान किया गया। वो अपने मामले जो है राजीनामा के माध्यम से करें ताकि उनमें आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे। लोक अदालत में निपटने वाले मामले का कहीं अन्य न्यायालय में सिर्फ विधिक बिंदुओं पर ही माननीय उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है, अन्यथा इसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। खास बात यह है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित लोक अदालतों में हजारों प्रकरणों का तत्काल समाधान होने से पीड़ित पक्षों को काफी राहत मिली है। वहीं अदालतों में चलने वाले विभिन्न प्रकरणों के तत्काल समाधान से कानूनी प्रक्रिया का बोझ भी कम हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इन दिनों उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने कल इस शिविर का शुभारंभ किया।
भिलाई के पंत स्टेडियम में महीने भर चलने वाले इस शिविर में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, कुश्ती और साइकिल पोलो सहित 23 खेलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा अपनी खेल दक्षता का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने कहा कि खेलों के विकास के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। 23 से ज़्यादा खेलों के लिए यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था की गई है। करीब 120 कोच आए हैं और करीब 2000 बच्चे इस कोचिंग कैंप का इसमें वो लोग भाग लेंगे। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि भिलाई की परंपरा रही है, इसमें से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर के आएंगे और स्टेट लेवल के तो आएंगे ही, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और भिलाई की जो परंपरा रही है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। उन्होंने बताया कि माह भर चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान 120 प्रशिक्षकों द्वारा करीब 2000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक के सिंह के अलावा विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी और प्रशिक्षक भी मौजूद थे। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने आज 73 सालों में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा किदम्बी श्रीकांत ने अपने अपने मैच जीतकर भारत को चैंपियन बनाया। भारत थॉमस कप खिताब जीतने वाला छठा देश बन गया है। इससे पहले केवल 5 देशों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीता था। लक्ष्य सेन ने दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी एंथोनी सिनिसुका गिडिन को एकल मुकाबले में 3 सेट से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मोहम्मद अहसन और केविन संजय सुकालमजो की जोड़ी को 3 सेट में हराकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। दूसरे सिंगल्स में श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेम में हराकर भारत को 3-0 की विजय दिला दी। भारत सरकार ने थॉमस कप का खिताब जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर ट्विटर के जरिए बैडमिंटन टीम को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इन दिनों देश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर उत्तर भारत तेज गर्मी की चपेट में है। कल कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। धौलपुर में कल तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में कल कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 मई तक तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। केरल के दक्षिणी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी रायपुर में कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मुंगेली में कल 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वातावरण में उमस के कारण रात के समय भी बेचैनी महसूस की जा सकती है। इस बीच आज दोपहर में केशकाल घाटी में बौछारें पड़ने के साथ ही ओले गिरने का समाचार भी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।